सब लोगों के। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेटा अगर हम लोग बात करें, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को रिवीजन लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बेटा, सीए इंटर ईआईएस रिवीजन कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना बेटा, आप इस रिवीजन लेक्चर को देखने से पहले एक बारी अपना सेल्फ रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये रिवीजन लेक्चर्स बेटा तभी आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे जब आप लोग अपना सेल्फ रिवीजन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, बिना समय गवाए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। उसी सीक्वेंस में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जिस सीक्वेंस में बेटा हम लोगों ने क्लास के अंदर बेटा सिलेबस कंप्लीट किया था। जैसे क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बेटा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डीबीएमएस कंट्रोल्स पढ़े थे। बेटा बिल्कुल सेम सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में हमने क्लास में सिलेबस कंप्लीट किया था, उसी सीक्वेंस में बेटा मैं रिवीजन लेक्चर क्या कर रहा हूं बेटा, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग बात करें, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका रिवीजन लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम था बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। एक चीज याद रखना सर, मैं रिवीजन लेक्चर्स आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं, ये तभी आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे जब आप लोग बेटा अपना एक बारी सेल्फ रिवीजन करोगे बेटा। क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो डिटेल में नहीं, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। तो अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा हार्डवेयर। अगर याद करो बेटा, हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें तो हार्डवेयर का मैं चार्ट बना रहा हूं। हार्डवेयर में हम लोगों ने बेटा 4 तरीके के हार्डवेयर पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था बेटा इनपुट डिवाइसेस, अगर आपको याद हो बेटा। हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा था बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम लोगों ने बेटा 4 तरीके का हार्डवेयर पढ़ा था, जिसका नाम था बेटा स्टोरेज डिवाइसेस। अगर मैं बात करूं सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर की डेफिनेशन याद करो, हार्डवेयर आर द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल या टेंजिबल कंपोनेंट्स जिनको जोड़ के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उन सारे फिजिकल या टेंजिबल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आर द फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, full stop। hardware is divided into 4 categories. First one is input devices। याद करो बेटा, input devices are those devices through which यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। जिन डिवाइसेस के थ्रू बेटा यूजर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता है, उन डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहली पढ़ी थी, अगर आपको याद हो बेटा, कीबोर्ड के थ्रू आप इनपुट किस फॉर्म में देते हो बेटा, याद करो, टेक्स्ट की फॉर्म में। तो कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। दूसरा आपने पढ़ा था बेटा माउस इज यूज फॉर सिलेक्शन पर्पस। तो माउस हेल्प्स इन सिलेक्शन बेस्ड इनपुट या सिलेक्टिंग एन ऑप्शन। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा माइक से इनपुट किस टाइप का जाता है, तो माइक हेल्प्स इन, याद करो बेटा, माइक हेल्प्स इन ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। इसके बाद बेटा लास्ट आपने पढ़ा था स्कैनर। याद करो बेटा, स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। और स्कैनर एक काम और करता है बेटा, स्कैनर क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। याद करो, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्ड कॉपी? जो हमारे सामने प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर इज नोन एज हार्ड कॉपी, और जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो स्कैनर क्या करता है बेटा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस थ्रू व्हिच यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। फुल स्टॉप। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमने पहला पढ़ा था बेटा कीबोर्ड हेल्प्स इन टेक्स्ट बेस्ड इनपुट। दूसरा पढ़ा था माउस इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन पर्पस। तीसरा पढ़ा था माइक हेल्प्स इन वॉइस या ऑडियो बेस्ड इनपुट। एंड लास्ट पढ़ा था स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट। फुल स्टॉप। स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बेटा पहली इनपुट डिवाइस पढ़ी थी। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बेटा प्रोसेसिंग डिवाइस।
प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर हम लोगों ने बेटा एक ही डिवाइस पढ़ी थी, दैट इज सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग कई बार बेटा याद करो, कई बार हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं और कई बार हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो सीपीयू इज आल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। अब याद करो बेटा, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ सीपीयू? सीपीयू का मेन काम क्या होता है? सीपीयू का मेन काम होता है बेटा कैलकुलेशंस करना। सीपीयू का मेन काम होता है बेटा कैलकुलेशंस करना। कैलकुलेशंस कितने तरीके की कैलकुलेशंस करता है बेटा? दो तरीके की कैलकुलेशंस करता है। पहली कैलकुलेशन होती थी बेटा अर्थमेटिक और दूसरी कैलकुलेशन होती है बेटा लॉजिकल। याद है बेटा? अगर मैं बात करूं वापस से एक सेकेंड, अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोग सीपीयू की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर वापस बोल रहा हूं सर, सीपीयू का मेनली काम होता है बेटा क्या करना? कैलकुलेशंस करना। कितने तरीके की कैलकुलेशंस करता है सीपीयू बेटा? दो तरीके की कैलकुलेशंस करता है। एक कैलकुलेशन को बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक कैलकुलेशन, और एक कैलकुलेशन को बोलते हैं बेटा लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन। तो वापस आ रहा हूं सर, प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर सीपीयू इज दी ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस, फुल स्टॉप। सीपीयू जब कैलकुलेशन करता है इसलिए हम सीपीयू को बोलते हैं बेटा हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फुल स्टॉप। सीपीयू परफॉर्म कैलकुलेशन। Two types of calculations are performed by CPU. One is arithmetic and one is logical. Arithmetic calculations are those calculations which can be performed by calculator like addition, subtraction. Logical calculations are those calculations which cannot be performed by calculator. For example, comparison. इसके बाद बेटा हम लोगों ने देखा था सीपीयू के बेटा कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को बोलते हैं बेटा कंट्रोल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म सीयू। एक कंपोनेंट को बोलते हैं बेटा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, शॉर्ट फॉर्म बेटा एएलयू। और एक को बोलते हैं बेटा रजिस्टर्स। दैट इज सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कंट्रोल यूनिट, वन इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड वन इज रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट का काम क्या था? याद करो बेटा, कंट्रोल यूनिट का काम था टू एंड फ्रो का मतलब लाना एंड ले जाना। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है बेटा टू एंड फ्रो। एएलयू का काम होता है बेटा प्रोसेसिंग करना। कितने तरीके की प्रोसेसिंग करता है बेटा? 2 तरीके की, वन इज अर्थमेटिक, वन इज लॉजिकल। और रजिस्टर्स क्या होता है बेटा? रजिस्टर्स आर द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। दैट इज registers are the internal memory of central processing unit. That is, registers are the high speed memory inside the CPU for storing small amount of data. और register का साइज कितना था बेटा? 32 बिट्स या बेटा 64 बिट्स। तो वापस आ रहा हूं सर, registers are the high speed memory inside the CPU for storing small amount of data. और डेटा का साइज कितना बेटा? 32 बिट्स या 64 बिट्स। तो पहला पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, सेकंड पढ़ा बेटा हम लोगों ने प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड की। थर्ड अगर मैं बात करूं बेटा, थर्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम लोग बात करें, थर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा आउटपुट डिवाइसेस। तो वापस से बात करते हैं सर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू यूजर। आउटपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू यूजर। कितने तरीके के आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी बेटा हम लोगों ने? 3। पहली पढ़ी थी आपने याद हो बेटा प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड आउटपुट ऑन पेपर। याद करो, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोवाइड आउटपुट ऑन पेपर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा हार्ड कॉपी आउटपुट। और एक काम और करता है प्रिंटर बेटा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। दूसरी पढ़ी थी हम लोगों ने बेटा, दूसरी आउटपुट डिवाइस हम लोग पढ़ी थी बेटा वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो प्रोवाइड्स आउटपुट इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी अगर आपको याद हो बेटा स्पीकर प्रोवाइड्स आउटपुट इन ऑडियो या वॉइस फॉर्म।
इसके बाद बेटा हम लोगों ने आउटपुट डिवाइसेस में एक और चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। कितने तरीके के आउटपुट्स पढ़े थे बेटा हम लोगों ने? 5। सबसे पहला आउटपुट आप लोगों ने पढ़ा था बेटा टेक्सचुअल। टेक्सचुअल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस। दूसरा पढ़ा था बेटा टेक्सचुअल के बाद ग्राफिकल। ग्राफिकल इज नॉन टेक्सचुअल। ग्राफिकल का मतलब नॉन टेक्सचुअल। ग्राफिकल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ ड्राइंग्स, पिक्चर्स, चार्ट्स। तीसरा पढ़ा था बेटा ऑडियो आउटपुट। ऑडियो आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ साउंड, स्पीच। चौथा पढ़ा था बेटा वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ इमेजेस, प्लेबैक एट स्पीड दैट appears to be in full motion। और लास्ट हमने पढ़ा था बेटा टेक्टाइल आउटपुट। टेक्टाइल आउटपुट comprises of raised lines, and this output is mainly those person who are blind। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम लोगों ने बेटा हार्डवेयर के अंदर ही लास्ट, अगर आपको याद हो, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही हम लोगों ने बेटा लास्ट एक और पढ़ा था, दैट इज आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही। तो आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम लोगों ने लास्ट पढ़ी थी बेटा फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइसेस। अगर मैं बात करूं बेटा स्टोरेज डिवाइसेस की, स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस जिसके अंदर कंप्यूटर डेटा को क्या करता है बेटा? स्टोर करता है। कितने तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी बेटा? 3। पहली पढ़ी थी बेटा, याद करो, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस में आपने पढ़ी थी बेटा पहली रैम और दूसरी आपने पढ़ी थी बेटा रोम। अगर आपको याद हो बेटा रैम के फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज यूज्ड टू स्टोर दैट डेटा व्हिच इज करंटली अंडर एग्जीक्यूशन। रैम इज अ वोलेटाइल memory, that is when we switch off the computer, data inside the RAM automatically deleted। फिर हमने पढ़ी थी बेटा ROM read only memory। ROM stores configuration of computer। most of the configurations of the computer are stored in the ROM by manufacturer। ठीक है। सेकेंड, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which stores data permanently, that is permanent data को स्टोर करता है। दूसरा बेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब ही क्या होता है बेटा? परमानेंट। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन से डेटा को स्टोर करता है बेटा? वो डेटा जो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर दैट डेटा व्हिच इज कंप्लीटली सॉल्व। ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो कैपेसिटी होती है वो प्राइमरी के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। कैपेसिटी का मतलब है बेटा स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं सेकेंडरी के, लाइक हार्ड डिस्क, डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। इसके बाद बेटा थर्ड हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा इंटरनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस में आपने पढ़ी थी बेटा कैश। याद करो बेटा कैश, बोलते क्या है इसको? कैश, दैट इज प्रोनाउंस करते हैं हम लोग इसको कैश। कैश मेमोरी मार्केट में क्यों आई? पहले तो कैश मेमोरी इज एन इंटरनल, दैट इज इनबिल्ट मेमोरी ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कैश इज यूज्ड टू स्टोर दैट डेटा व्हिच इज करंटली अंडर एग्जीक्यूशन। अब आते हैं हम लोग टू ब्रिज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन सीयू एंड रैम। कैश मेमोरी मार्केट में आई थी, इसका मतलब टू कॉम्पेंसेट द स्पीड डिफरेंस बिटवीन सीयू एंड रैम, कैश मेमोरी मार्केट में आई थी। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मेमोरी ही है, लेकिन रजिस्टर्स आर आल्सो द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है। रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड मेमोरी। रजिस्टर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है बेटा। रजिस्टर्स आर द हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। और डेटा का साइज कितना है बेटा? मैंने अभी पहले ही बताया आपको 32 बिट्स और 64 बिट्स। तो दिस इज द टॉपिक नंबर 1, दैट इज हार्डवेयर, जो हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट किया था, जिसका हम लोगों ने जल्दी से क्या करा बेटा? हम लोगों ने जल्दी से रिवीजन किया, दैट इज क्विक रिवीजन। ठीक। अब वापस आ रहे हो सर, अगर हम लोग बात करें बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया, सबसे पहला टॉपिक जो आपका क्लास में कंप्लीट हुआ, दैट इज हार्डवेयर। सर हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हार्डवेयर के टाइप्स पढ़े। हार्डवेयर के टाइप्स बेटा 4 तरीके के हमने पढ़े, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एज वेल एज स्टोरेज। इनपुट के अंदर बेटा आप लोगों ने
चार तरीके की इनपुट डिवाइसेस पढ़ी। पहली आपने पढ़ी बेटा कीबोर्ड, दूसरी आपने पढ़ी बेटा माइक, तीसरी आपने पढ़ी बेटा माउस एंड चौथी पढ़ी बेटा आपने स्कैनर। प्रोसेसिंग में आपने एक ही पढ़ी दैट इज सीपीयू, और सीपीयू के तीन कंपोनेंट पढ़े सीयू, एएलयू एज वेल एज रजिस्टर्स। तीसरी पढ़ी बेटा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपने पहली पढ़ी बेटा प्रिंटर, दूसरी पढ़ी बेटा आपने स्पीकर, तीसरी पढ़ी है बेटा आपने वीडियो। फिर एक क्वेश्चन और पढ़ा बेटा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। पांच तरीके के आउटपुट होते हैं। पहला होता है बेटा टेक्सचुअल आउटपुट, दूसरा होता है बेटा ग्राफिकल आउटपुट, तीसरा होता है बेटा ऑडियो आउटपुट, चौथा होता है बेटा वीडियो आउटपुट एंड लास्ट वन इज टेक्टाइल आउटपुट। फिर आपने पढ़ा बेटा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस में आपने तीन पढ़ी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरनल। प्राइमरी में दो पढ़ी, रैम, रोम। सेकेंडरी के अंदर बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। और इंटरनल में बेटा दो होते हैं बेटा, वन इज कैश एंड वन इज रजिस्टर्स। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी फास्ट होती है बेटा स्टोरेज डिवाइसेस में, रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स की स्पीड के बाद नेक्स्ट आते हैं बेटा कैश। रजिस्टर्स की स्पीड से थोड़ी सी कम होती है किसकी, कैश की। कैश की स्पीड से कम होती है बेटा रैम की, और सबसे ज्यादा कम होती है बेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। लेकिन अगर कैपेसिटी की बात करूं, कैपेसिटी सेकेंडरी की सबसे ज्यादा, उससे कम बेटा रैम, रैम से कम बेटा कैश, और सबसे कम कैपेसिटी होती है बेटा रजिस्टर्स की। तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, दिस इज योर टॉपिक वन नंबर 1 जो हम लोगों ने बेटा क्लास के अंदर कंप्लीट किया था आपके चैप्टर नंबर 3 का। अब हार्डवेयर के बाद बेटा हम लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, दैट इज नेटवर्क्स। हार्डवेयर के बाद बेटा हम लोगों ने सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था, दैट सेकंड टॉपिक इज नेटवर्क्स। टॉपिक नंबर 2 जो हमने पढ़ा था दैट इज नेटवर्क्स या बेटा नेटवर्किंग। नेटवर्क टॉपिक के अंदर बेटा आपके इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे कंटेंट को हटा दिया था, ठीक है। तो नेटवर्क टॉपिक के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी थी नेटवर्क की डेफिनेशन। नेटवर्क की डेफिनेशन क्या थी, मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज नेटवर्क। नेटवर्क के बाद आप लोगों ने बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के अंदर बेटा दो तरीके के नेटवर्क पढ़े थे आपने। फर्स्ट वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब डेटा सेंड करने से पहले परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा वॉइस कॉलिंग में सबसे पहले बेटा मैं सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजूंगा, दैट इज इन कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क अ परमानेंट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर डेटा कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा वॉइस कॉलिंग। फिर एक हमने पढ़ा था बेटा कनेक्शन लेस नेटवर्क के अंदर कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है डेटा सेंड करने से पहले, लाइक इन केस ऑफ ईमेल, लाइक इन केस ऑफ बेटा मैसेज, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बेटा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था बेटा इश्यूज ऑफ नेटवर्क, जिसमें बेटा आप लोगों ने 4 इशू पढ़े थे। सबसे पहला इशू आप लोगों ने पढ़ा था बेटा रूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। रूटिंग के बाद बेटा आप लोगों ने एक और पढ़ा था रेजिलियंस का मतलब क्या होता है बेटा, रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ नेटवर्क टू रिकवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एरर और लॉस। तीसरा पढ़ा था बेटा आपने बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंड अक्रॉस द नेटवर्क इन अ गिवन टाइम। एंड लास्ट पढ़ा था बेटा कंटेंशन का मतलब क्या होता है, कंटेंशन मींस कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज बिटवीन क्लाइंट फॉर सम कॉमन रिसोर्स इन द नेटवर्क। इश्यूज के बाद बेटा आप लोगों ने नेटवर्क के अंदर बेटा बेनिफिट्स पढ़े थे। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क याद करो बेटा, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर पहला आपने पढ़ा था बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा था बेटा रिसोर्स शेयरिंग, तीसरा पढ़ा था बेटा रिलायबिलिटी, चौथा पढ़ा था बेटा आप लोगों ने यूजर कम्युनिकेशन। और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था बेटा आप लोगों ने, नीचे लिख रहा हूं, बेनिफिट्स के बाद आप लोगों ने बेटा एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, याद हो बेटा, इंपैक्ट्स ऑफ नेटवर्क। इंपैक्ट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर आपने 3 इंपैक्ट पढ़े थे बेटा। सबसे पहला बेटा ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, दूसरा अपने लोगों ने पढ़ा था बेटा कहीं ना कहीं रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप, और तीसरा इंपैक्ट आपने पढ़ा था बेटा
पहला पढ़ा था आपने ओवरकम ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, दूसरा आपने पढ़ा था रीस्ट्रक्चर बिजनेस रिलेशनशिप और तीसरा पढ़ा था बेटा टाइम कंप्रेशन। तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये आप लोगों ने सेकंड टॉपिक पढ़ा था, दैट इज नेटवर्क। नेटवर्क में पहले पढ़ी थी नेटवर्क की डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा था बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तीसरा आपने पढ़ा था बेटा इश्यूज ऑफ नेटवर्क, चौथा पढ़ा था बेटा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क और पांचवा पढ़ा था बेटा इंपैक्ट्स ऑफ नेटवर्क। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इश्यूज ऑफ नेटवर्क इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक जो आप लोगों ने पढ़ा था बेटा। हाँ जी बेटा, इसके बाद नेटवर्क के बाद हम लोगों ने बेटा थर्ड कॉन्सेप्ट अगर याद हो बेटा, थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं बेटा सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। याद कीजिए बेटा, सॉफ्टवेयर आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। दैट इज सॉफ्टवेयर आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। इसके बाद बेटा आप लोगों ने दो तरीके के सॉफ्टवेयर पढ़े थे। पहला आप लोगों ने पढ़ा था बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, ओएस। दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं। 2 पॉइंट की डेफिनेशन थी। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म या बेटा एनवायरमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद आप लोगों ने बेटा सेकंड पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन याद करो बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूजफुल और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क, यूजफुल पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क बियॉन्ड द रनिंग ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। फिर बेटा इसके बाद आप लोगों ने पढ़े थे बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे क्या फंक्शंस या बहुत सारे टास्क। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा ये क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला आप लोगों ने पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंटली एलोकेट्स प्राइमरी, इंटरनल, सेकेंडरी मेमोरी फॉर डिफरेंट डेटा। सेकंड आप लोगों ने पढ़ा था बेटा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स द ट्रैक वेयर ईच फाइल इज स्टोर्ड दैट हेल्प्स इन इजी रिट्रीवल। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट में वर्ड याद करो, मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ फीचर ऑफ मल्टीटास्किंग दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म ऑन मोर देन वन टास्क विदाउट इंटरप्शन। चौथा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा यूजर इंटरफेस। वर्ड पे फोकस कर लेना, जिसके अंदर हम लोगों ने बेटा डॉस और विंडोज में डिफरेंस पढ़ा था। यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के अंदर याद करो, द प्रेजेंट डे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज प्रोवाइड यूजर जीयूआई फॉर यूजर फ्रेंडली वर्किंग ऑन कंप्यूटर। फिफ्थ इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था, फिफ्थ वन इज परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर इज यूजलेस। और एक लास्ट हम लोगों ने और पढ़ा था, इंपॉर्टेंट था बेटा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस के अंदर हम लोगों ने बेटा एक वर्ड पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस में आप लोगों ने बेटा एक वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटा, एपीआई। That is operating system provides a feature of API, application program interface, that helps programmer to develop application without need to understand the hardware. ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा सॉफ्टवेयर के अंदर पहले सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने देखा था बेटा सॉफ्टवेयर आर दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू। फिर बेटा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर दो तरीके के सॉफ्टवेयर पढ़े। पहला सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़ा बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर act as an interface between user and hardware. Operating system software provides platform or environment for running of application software. दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म यूजफुल पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क बियॉन्ड द रनिंग ऑफ कंप्यूटर इटसेल्फ। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़े बेटा व्हाट आर द डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने बहुत सारे टास्क पढ़े थे, टास्क या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोगों ने बेटा पहला टास्क पढ़ा मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा पढ़ा बेटा हम लोगों ने मेमोरी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा टास्क मैनेजमेंट। टास्क मैनेजमेंट के बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस के बाद हम लोगों ने बेटा एक और पढ़ा था परफॉर्मिंग हार्डवेयर ऑपरेशन।
दैट इज परफॉर्मिंग हार्डवेयर फंक्शन या परफॉर्मिंग हार्डवेयर ऑपरेशन। एंड लास्ट हम लोगों ने पढ़ा बेटा हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। व्हाट आर द डिफरेंट टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो आप लोगों ने टाइप पढ़ा था बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट का बेस्ट एग्जांपल एमएस ऑफिस। डेफिनेशन याद करो, हैज मल्टीपल एप्लीकेशन बंडल्ड टुगेदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा बेटा एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आर दोस सॉफ्टवेयर दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ एंटरप्राइज। तीसरा पढ़ा बेटा एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सपोर्ट टू एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। चौथा पढ़ा बेटा हम लोगों ने एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कंटेंट फॉर द यूज ऑफ स्टूडेंट। तो हम लोगों ने बेटा बहुत सारे टाइप्स के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़े थे। तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ी बेटा सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। फिर हम लोगों ने देखा बेटा सॉफ्टवेयर के टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने पहला देखा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा देखा बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर इसके बाद बेटा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बहुत सारे टाइप्स। तो ये आपका बेटा थर्ड टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्लास के अंदर, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो पहला टॉपिक आपने पढ़ा बेटा हार्डवेयर, दूसरा पढ़ा बेटा आपने नेटवर्क, तीसरा पढ़ा बेटा आपने सॉफ्टवेयर। चौथा जो टॉपिक है दैट इज फोर्थ टॉपिक है, दैट इज डीबीएमएस। हाँ जी बेटा, तो अगर आपको बात करें तो आपका जो फोर्थ टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्लास के अंदर, दैट फोर्थ टॉपिक इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम लोग बात करें बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर बेटा हम लोगों ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे बेटा डेटा। तो डेटा की डेफिनेशन याद करो बेटा, डेटा आर दी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ विच यूजर कैन नॉट टेक डिसीजन। डेटा दो तरीके के होते हैं, वन इज क्वालिटेटिव, वन इज क्वांटिटेटिव। सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा डीबीएमएस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, दैट इज इंफॉर्मेशन। Information is the relevant data or information is the processed data on the basis of which user can take decision. That is, information is the processed data on the basis of which user can take decision. For example, in accounting system, voucher entries are data, whereas balance sheet is information. फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था डीबीएमएस के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेटाबेस। याद करो डेटाबेस की डेफिनेशन याद करो, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ कोहेरेंट डेटा। कोहेरेंट का मतलब है बेटा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ कोहेरेंट डेटा। कोहेरेंट का मतलब होता है बेटा इंटर रिलेटेड डेटा। फिर इसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था बेटा डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस इज सिंपली अ सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस इज सिंपली अ सॉफ्टवेयर, जिसको आपके मॉड्यूल ने बोला था डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। डीबीएमएस इज अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम दैट अलाउज स्टोरेज, डिलीशन, प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस। मींस अगर हम लोग बात करें, आपको अपने कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस को स्टोर करना है तो आप उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हो, दैट कंप्यूटराइज सिस्टम इज डीबीएमएस। बहुत सारे कॉमर्शियली यूज डीबीएमएस मार्केट में आते हैं, लाइक ऑरेकल, लाइक डीबी2, लाइक इंग्रेस। बहुत सारे बेटा कॉमर्शियली यूज डीबीएमएस आते हैं। तो ये आपके सामने मैंने जो लिखे हैं ये कॉमर्शियली यूज थे। दो होते हैं जिसको बोलते हैं पर्सनल यूज डीबीएमएस, वन इज एमएस एक्सेस एंड वन इज ओपन ऑफिस बेस। तो अगर हम लोग बात करें डीबीएमएस के अंदर हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा इंफॉर्मेशन, तीसरा पढ़ा बेटा डेटाबेस, चौथा पढ़ा हम लोगों ने डीबीएमएस। डीबीएमएस कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोगों ने बेटा डीबीएमएस के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डेटा स्टोरेज हायरार्की। याद करो बेटा, हम लोगों ने फिफ्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था बेटा डेटा स्टोरेज हायरार्की। डेटा स्टोरेज हायरार्की के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनवाया था डेटा स्टोरेज हायरार्की। याद करो बेटा, डेटा स्टोरेज हायरार्की के अंदर हम लोगों ने देखा था बेटा कैरेक्टर्स को जोड़ोगे क्या बनेगी बेटा? फील्ड।
फील्ड्स को जोड़ोगे क्या बनेगा बेटा, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स को जोड़ोगे बेटा क्या बनेगी, फाइल, फाइल को जोड़ोगे बेटा क्या कहलाएगा, फाइल्स को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, डेटाबेस। तो डेटा स्टोरेज हायरार्की के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, फिर आया था फील्ड, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, फिर आया था बेटा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, फिर आए थे फाइल, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फिर आए थे डेटाबेस, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। दिस इज व्हाट योर डेटा स्टोरेज हायरार्की। फिर डेटा स्टोरेज हायरार्की के बाद बेटा हम लोगों ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटाबेस, डेटाबेस स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर बेटा आप लोगों ने 4 स्ट्रक्चर पढ़े थे। सबसे पहला स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का नाम याद करो बेटा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 1 to 1 1 to many रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बेटा इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। टॉप मोस्ट को इसके अंदर हम लोग क्या बोलते थे बेटा, रूट, रूट पे जो डिपेंड होता है उसको बोलते हैं बेटा पेरेंट, पेरेंट पे जो डिपेंड होता है उसको बोलते हैं बेटा चाइल्ड। ठीक है, स्टार्ट हमेशा कहां से होता था, एक्सेस स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड। ठीक है, इफ रूट डिलीटेड होल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिलीटेड। याद करो बेटा, दिस इज व्हाट इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल के बाद सेकंड स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा नेटवर्क स्ट्रक्चर। Network structure is an extension of hierarchical structure. This structure supports one-to-one, one-to-many as well as many-to-many relationship. ठीक है, इसके बाद याद करो नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा, नेटवर्क स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली यूजर ने अडॉप्ट नहीं किया बिकॉज नेटवर्क स्ट्रक्चर contains the problem of data redundancy. What is the meaning of redundancy? Redundancy का मतलब होता है बेटा डुप्लीकेसी। तो फिर हायरार्किकल, हायरार्किकल के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद हम लोगों ने तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटा, यहां लिख रहा हूं, तीसरा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल स्ट्रक्चर। रिलेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो बेटा यूजिंग डीबीएमएस इन टेबुलर फॉर्म, इसका मतलब बेटा रिलेशनल स्ट्रक्चर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। 3 की टर्म्स आर यूज्ड इन रिलेशनल स्ट्रक्चर। पहला था बेटा रिलेशन, रिलेशन का मतलब टेबल विद रोज एंड कॉलम। दूसरा था बेटा एट्रीब्यूट, the name of the column of the relation is known as attributes. attributes के बाद आया था बेटा domain, domain का मतलब set of values attribute is allowed to take। और एक सिंगल एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू क्या होती है यूनिक, उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, प्राइमरी की। दैट इज सिंगल एट्रीब्यूट, that single attribute that uniquely identify record is known as primary key। तीसरा स्ट्रक्चर था रिलेशनल, रिलेशनल के बाद चौथा यहां लिख रहा हूं बेटा, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज एन एक्सटेंशन ऑफ रिलेशनल स्ट्रक्चर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर क्या करता है, स्टोर कॉम्प्लेक्स डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा का अंदर वर्ड को याद करो, कॉम्प्लेक्स डेटा इंक्लूड्स ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस स्ट्रक्चर में बेटा 4 तरीके के स्ट्रक्चर पढ़े, पहला हायरार्किकल पढ़ा, दूसरा नेटवर्क पढ़ा, तीसरा रिलेशनल पढ़ा, चौथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो अगर हम लोग बात करें डीबीएमएस के अंदर पहला कॉन्सेप्ट डेटा पढ़ा, डेटा के बाद हम लोगों ने पढ़ा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के बाद हमने पढ़ा बेटा डेटाबेस, डेटाबेस के बाद हमने पढ़ा बेटा डीबीएमएस, डीबीएमएस के बाद हमने पढ़ा बेटा डेटा स्टोरेज हायरार्की, डेटा स्टोरेज हायरार्की के बाद हमने पढ़ा बेटा डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस स्ट्रक्चर के पढ़ने के बाद हम लोगों ने बेटा इसी के अंदर डीबीएमएस के अंदर कुछ अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े थे। अगर आपको याद हो बेटा कुछ अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहला आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा बिग डेटा। याद करो बिग डेटा का मतलब मैसिवली लार्ज डेटा, मैसिवली लार्ज डेटा दैट कन्वेंशनल, याद करो बेटा मैसिवली लार्ज डेटा that conventional DBMS does not have the processing power. Massively large data that conventional DBMS does not have the processing power to analyze them. Means traditional DBMS के पास इतनी processing power नहीं थी कि वो big data को analyze कर पाए। तो big data की definition थी बेटा massively large data set that conventional DBMS does not have the processing capability to analyze them. और बिग डेटा को किस तरीके से मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट एंड कंपनीज आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। फिर इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था बेटा डेटा वेयर हाउस। याद करो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा डेटा वेयर हाउस।
डेटा वेयर हाउस के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद करो डायग्राम, एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट and load into single location for storage and analysis is known as data warehouse. डेटा वेयरहाउस को बनाने के लिए बेटा दो अप्रोचेस थी। दो अप्रोचेस कौन कौन सी थी बेटा? पहली थी टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी थी बेटा बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप और टॉप डाउन। बॉटम अप में क्या बनता था? पहले स्मॉल डेटा मार्ट्स बनेंगे, स्मॉल डेटा मार्ट्स को इंटीग्रेट करके डेटा वेयरहाउस। टॉप डाउन में बेटा डेटा वेयरहाउस से इंटीग्रेट होंगे स्मॉल डेटा मार्ट्स। डेटा वेयरहाउस में बेटा आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस या व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डेवलपिंग डेटा वेयरहाउस। तीन क्राइटेरिया पढ़े थे। पहला क्राइटेरिया था बेटा डेटा शुड बी इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म, दैट इज डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड। दूसरा आपने पढ़ा था बेटा डेटा के साथ टाइम वेरिएंट अटैच होगा। याद करो बेटा, डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड, डेटा के साथ टाइम वेरिएंट अटैच होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड टाइम वेरिएंट? याद करो बेटा, जब भी डेटा वेयरहाउस में डेटा लोड होगा तो डेटा शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दूसरा बेटा टाइम वेरिएंट, जब भी डेटा वेयरहाउस में डेटा लोड होगा उसके साथ टाइम स्टैम्प अटैच होगा। और तीसरा अगर आपको याद हो बेटा, वन इज स्टैंडर्डाइज्ड, वन इज टाइम वेरिएंट, और तीसरा बेटा डेटा वेयरहाउस में कौन सा डेटा जाएगा बेटा? नॉन ऑपरेशनल डेटा। वर्ड पे फोकस कर लो, नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल मतलब एक्टिव डेटा स्टोर नहीं होता वेयरहाउस में। इसके बाद बेटा हम लोगों ने डेटा वेयरहाउस के अंदर एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस में आपने पहला पढ़ा था बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा, दूसरा पढ़ा था बेटा सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ डेटा, तीसरा पढ़ा था बेटा प्रोवाइड सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ टू एवरीवन, और लास्ट पढ़ा था बेटा डेटा वेयरहाउस हेल्प्स टू इंटीग्रेट द डेटा दैट हेल्प्स इन स्टोरेज एज वेल एज एनालिसिस। तो डेटा वेयरहाउस में बेटा चार कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वन इज डेफिनेशन, वन इज अप्रोचेस, वन इज कंडीशंस एंड वन इज बेनिफिट्स। इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट डीबीएमएस में आपने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, अगर आपको याद हो बेटा, दैट इज डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं बेटा, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट आपने, और डेटा माइनिंग के अंदर हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि डेटा माइनिंग क्या होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट जो था, थर्ड कॉन्सेप्ट इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब क्या था? डेटा माइनिंग is the process of extracting previously stored data. Data mining is the concept of extracting previously stored data to find trends, patterns, association. Data mining is the process of extracting या analyzing previously stored data to find trend, पैटर्न्स, एसोसिएशंस दैट हेल्प डिसीजन मेकर टू टेक डिसीजन। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था बेटा, क्रिकेट टीम का। एक क्रिकेट टीम जो है ए, लेट अस सपोज एक क्रिकेट टीम है ए क्रिकेट टीम माइंस डेटा ऑफ द बी क्रिकेट टीम टू फाइंड द स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस ऑफ ऑपोजिशन प्लेयर, that is to find strength and weakness of opposition player and design their strategy accordingly। इसका मतलब है बेटा एक क्रिकेट टीम दूसरी क्रिकेट टीम की क्या करेगा बेटा? दूसरे क्रिकेट टीम के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा और उसके हर प्लेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करेगा? एनालाइज करने के बाद अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करेगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? डेटा माइनिंग। तो अगर हम लोग बात करें बेटा, आपका जो फोर्थ कॉन्सेप्ट था, उस फोर्थ कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, फोर्थ कॉन्सेप्ट दैट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस में आप लोगों ने डीबीएमएस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा बेटा डेटा। डेटा के बाद सेकंड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा बेटा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा बेटा डेटाबेस। डेटाबेस के बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट बेटा आपने पढ़ा डीबीएमएस। डीबीएमएस के बाद फिफ्थ कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा बेटा डेटा स्टोरेज हायरार्की। डेटा स्टोरेज हायरार्की के बाद आपने सिक्स्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा बेटा डेटाबेस स्ट्रक्चर। डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर आपने चार स्ट्रक्चर पढ़े बेटा, वन इज हायरार्किकल स्ट्रक्चर, वन इज
हायरार्किकल के बाद नेटवर्क स्ट्रक्चर, नेटवर्क के बाद रिलेशनल स्ट्रक्चर, रिलेशनल के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर 7th में आप लोगों ने पढ़ा बेटा अदर्स डेटाबेस, अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अदर डेटाबेस कॉन्सेप्ट में पहले आपने पढ़ा बेटा बिग डेटा। बिग डेटा मतलब मैसिवली लार्ज डेटा सेट। दूसरा आपने पढ़ा बेटा डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के अंदर आप लोगों ने बेटा 3 चीजें पढ़ी। डेटा वेयरहाउस की डेफिनेशन पढ़ी, डेटा वेयरहाउस में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी। दूसरा पढ़ा बेटा डेटा वेयरहाउस को बनाने के लिए अप्रोचेस, 2 अप्रोच पढ़ी, टॉप डाउन बॉटम अप। तीसरा पढ़ा बेटा व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर डिजाइनिंग डेटा वेयरहाउस। कंडीशंस के बाद 4th आप लोगों ने पढ़ा बेटा बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। और तीसरा कॉन्सेप्ट अदर में आप लोगों ने पढ़ा बेटा डेटा माइनिंग। Data mining is the process of analyzing previously stored data to find trend pattern association that help decision maker to take decision. For example, beta, a cricket team mines data of the opposition team to find the strength and weakness of opposition players and design their strategy accordingly. तो अगर हम लोग बात करें, दिस इज द 4th टॉपिक जो आपको मैंने क्लास में कंप्लीट कराया था। तो पहला टॉपिक आपने पढ़ा बेटा हार्डवेयर, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा बेटा सॉफ्टवेयर, तीसरा पढ़ा बेटा नेटवर्क, चौथा पढ़ा बेटा आप लोगों ने डीबीएमएस। हाँ जी बेटा, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज कंट्रोल्स। दैट इज अगर हम लोग बात करें बेटा 5th टॉपिक जो हम लोगों ने क्लास में कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 3 का, दैट इज कंट्रोल्स। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बेटा, कंट्रोल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर हम लोग बात करें बेटा कंट्रोल्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था बेटा डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल। डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल के बाद हम लोगों ने बेटा पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स। कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स में बेटा हम लोगों ने 3 कैटेगरी के कंट्रोल पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा पढ़ा था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज, ठीक है। और इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था 3rd कैटेगरी का कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन। दैट इज अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था दैट इज कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के अंदर बेटा हम लोगों के सिर्फ 2 ही पॉइंट थे। सबसे पहले कंट्रोल्स की डेफिनेशन थी बेटा, और सेकंड था बेटा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स या व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है बेटा। अगर हम लोग बात करें कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स के अंदर हमारे को सिर्फ कंट्रोल्स के अंदर 3 कैटेगरी के कंट्रोल्स पढ़ने थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएस रिसोर्सेज एंड तीसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शंस। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा कंट्रोल्स की डेफिनेशन। तो कंट्रोल्स की डेफिनेशन जो आपको पढ़नी थी बेटा वो पढ़नी थी आपके ऑडिट के एस से 315 के अकॉर्डिंग। एस से 315 था बेटा कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर मैं बात करूं बेटा कंट्रोल्स की डेफिनेशन क्या थी बेटा, एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड, एनी पॉलिसी, एनी प्रोसीजर, एनी मेथड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that are designed to provide reasonableness assurance, that undesired reasonableness assurance, that undesired events are prevented, detected and corrected is known as controls or internal controls। तो अगर मैं बात करूं बेटा हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी बेटा, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मेथड that are designed to provide reasonableness assurance that undesired events are prevented, detected and corrected is known as controls or internal controls। तो ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी थी बेटा ये डेफिनेशन आपके ऑडिट के एस से 315 के अकॉर्डिंग आपको यहां लिखनी थी, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल्स। इसके बाद बेटा हम लोगों ने कंट्रोल्स की डेफिनेशन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था बेटा व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहली कैटेगरी का था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। अगर मैं बात करूं बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव को हम लोग दूसरे नाम से बोलते थे बेटा बेस्ड ऑन द टाइम, बेस्ड ऑन द टाइम कंट्रोल्स आर अप्लाइड। जिस टाइम पे आप कंट्रोल्स को क्या करोगे बेटा, बेस्ड ऑन द टाइम कंट्रोल्स आर अप्लाइड, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स। इसका मतलब सर जिस टाइम पे आप कंट्रोल्स को लगवाओगे तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंट्रोल्स का।
पहला बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव आपने सबसे पहला पढ़ा था बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल। याद करो बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल्स दैट आर डिजाइंड टू प्रिवेंट थ्री थिंग्स: एरर्स, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटीज। एरर्स, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटीज। तो अगर मैं बात करूं बेटा बेस्ड ऑन द टाइम कंट्रोल्स आर अप्लाइड, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, जिसमें पहला पढ़ा था बेटा प्रिवेंटिव कंट्रोल। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू प्रिवेंट एरर, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल बेटा यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी गार्ड, वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज, एंटीवायरस एक्सेट्रा। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा प्रिवेंटिव के बाद सेकेंड वन इज डिटेक्टिव। डिटेक्टिव कंट्रोल, याद करो डिटेक्टिव कंट्रोल की डेफिनेशन, डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू डिटेक्ट एरर्स, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटी दैट इल्यूड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। वो एक्टिविटीज जिन्होंने प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। बाईपास मतलब ब्रेक करा। उन एक्टिविटीज को डिटेक्टिव कंट्रोल क्या करेगा बेटा, डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बेटा ऑडिट। Audit is the best example of detective control, CCTV कैमरा, ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा। तो डेफिनेशन कैसे चेंज हुई बेटा, डिटेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू डिटेक्ट एरर, फ्रॉड, मैलिशियस एक्टिविटी दैट इल्यूड प्रिवेंटिव कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोगों ने डिटेक्टिव कंट्रोल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी डिटेक्टिव कंट्रोल की। बेटा चार कैरेक्टरिस्टिक्स थी, याद करो। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी बेटा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एज वेल एज अनलॉफुल एक्टिविटी। दूसरा बेटा डिटेक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी एंड रिपोर्ट टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तीसरा बेटा इंटरेक्ट विद प्रिवेंटिव कंट्रोल टू मॉडिफाई देयर सिस्टम। एंड लास्ट वन इज सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। इसके बाद बेटा डिटेक्टिव के बाद थर्ड कैटेगरी का कंट्रोल पढ़ा था आप लोगों ने बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव में बेटा करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू करेक्ट एरर, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटी वंस दे आर डिटेक्टेड। मींस जब ये एक्टिविटीज को डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट करेगा तो उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल उन एक्टिविटीज को क्या करेगा बेटा, करेक्ट करेगा। और एक काम और करता है, करेक्टिव कंट्रोल मिनिमाइजेस द इंपैक्ट, मिनिमाइजेस द इंपैक्ट अराइज फ्रॉम अ प्रॉब्लम। इसके बाद बेटा करेक्टिव कंट्रोल में आप लोगों ने करेक्टिव कंट्रोल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो बेटा, करेक्टिव कंट्रोल की पहली कैरेक्टरिस्टिक करेक्टिंग एन एरर। दूसरी बेटा मिनिमाइजेस द इंपैक्ट। तीसरी बेटा इंटरेक्ट विद प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव कंट्रोल टू मॉडिफाई देयर सिस्टम। एंड लास्ट वन इज द प्रोवाइड रेमेडी फॉर अ प्रॉब्लम। खुद सोचो बेटा रेमेडी कैसे प्रोवाइड कराएगा, मुझे बताओ ना बेटा। जब तक करेक्टिव कंट्रोल्स करेक्ट नहीं करेगा, दैट इज जब तक करेक्टिव कंट्रोल्स ने एरर्स को करेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है बेटा कहीं ना कहीं रेमेडी प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर बात करूं मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, इट इज अ करेक्टिव कंट्रोल। और वो क्या दे रहा है बेटा, रेमेडी दे रहा है। रेमेडी मतलब जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है कौन बेटा, करेक्टिव कंट्रोल। तो अगर मैं बात करूं कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ कंट्रोल में सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, या बेटा बेस्ड ऑन द टाइम कंट्रोल्स आर अप्लाइड। What are the different categories of control? पहला है बेटा preventive. Preventive controls are those control that are designed to prevent error, frauds, malicious activities. For example, user ID password. For example, antivirus. For example, security guard. For example, vaccination against disease, etc. Second है the detective control. Detective controls are those control that are designed to detect error, frauds, malicious activity that elude preventive control. फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल बेटा ऑडिट, फॉर एग्जाम्पल बेटा सीसीटीवी कैमरा, फॉर एग्जाम्पल बेटा ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा। फिर बेटा डिटेक्टिव कंट्रोल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, चार कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी बेटा, याद करो। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉफुल एज वेल एज अनलॉफुल एक्टिविटी। सेकंड बेटा डिटेक्ट अनलॉफुल एक्टिविटी एंड रिपोर्ट टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन। थर्ड बेटा इंटरेक्ट विद प्रिवेंटिव कंट्रोल टू मॉडिफाई देयर सिस्टम। एंड लास्ट वन इज सरप्राइज चेक बाय सुपरवाइजर। इसके बाद आते हैं बेटा करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू करेक्ट एरर, फ्रॉड्स, मैलिशियस एक्टिविटीज वंस दे आर डिटेक्टेड। फुल स्टॉप। करेक्टिव कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू मिनिमाइज द इंपैक्ट अराइज फ्रॉम अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल बेटा करेक्टिव के एग्जांपल बैकअप, दूसरा एग्जांपल कंटिजेंसी प्लानिंग, तीसरा एग्जांपल इंश्योरेंस, चौथा एग्जांपल मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेक्टिव कंट्रोल में बेटा चार कैरेक्टरिस्टिक। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है डेफिनेशन से, क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है करेक्टिंग एरर। दूसरा बेटा मिनिमाइजिंग इंपैक्ट। तीसरा प्रोवाइड रेमेडी फॉर अ प्रॉब्लम।
चौथा बेटा interact with preventive as well as detective control to modify their system. तो this is the first category of control बेटा on the basis of objective. तो अगर मैं बात करूं बेटा कंट्रोल्स के अंदर पहली कैटेगरी आपने पढ़ी थी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम के लिए क्या हो सकता है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं बेटा। सेकंड कैटेगरी आपके थी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज। सेकंड कैटेगरी इज बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज। तो सेकंड टाइप का कंट्रोल है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज। आईएएस का मतलब है बेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं बेटा दो तरीके की रिसोर्सेज होती थी, वन इज टेंजिबल रिसोर्सेज, वन इज इनटेंजिबल रिसोर्सेज। याद करो, वन इज टेंजिबल रिसोर्सेज, वन इज इनटेंजिबल रिसोर्सेज। वो कंट्रोल जो टेंजिबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है दैट इज फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। वो कंट्रोल जो इंटेंजिबल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करता है दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। और वो कंट्रोल जो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है जहां पे ये दोनों रिसोर्सेज होस्टेड हैं दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज बेटा तीन कैटेगरी के कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एनवायरमेंटल कंट्रोल। सबसे सिंपल कंट्रोल था एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर बेटा आपको सबसे पहले फायर के लिए कंट्रोल, फायर के लिए बेटा पहला कंट्रोल आपने पढ़ा था फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा बेटा फायर प्रूफ वॉल्स। तो आपने बहुत सारे कंट्रोल्स पढ़े थे इसके अंदर। फायर के लिए सबसे पहला पढ़ा था बेटा फायर एक्सटिंग्विशर। दूसरा बेटा फायर प्रूफ वॉल्स। तीसरा बेटा पढ़ा था इंपॉर्टेंट था फायर सप्रेशन टेक्निक्स। याद करो बेटा जिसमें हम लोगों ने तीन तरीके की टेक्निक्स पढ़ी थी। फायर सप्रेशन टेक्निक्स में बेटा ड्राई पाइप, वाटर बेस्ड, हेलोन सिस्टम। सेकंड कंट्रोल अगर हम लोग बात करें, इसके बाद सेकंड आया था बेटा वाटर डैमेज। फायर के बाद वाटर डैमेज के लिए मैंने आपको बताया था फ्लड प्रोन एरियाज में कंपनी को कहां पे शिफ्ट करो दैट इज टॉप फ्लोर पे। फ्लड प्रोन एरियाज में टॉप फ्लोर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को शिफ्ट करो। दूसरा बेटा प्रॉपर क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। दिस इज व्हाट द कंट्रोल रिलेटेड टू वाटर। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था बेटा याद करो पॉल्यूशन का मतलब डस्ट से है। इसके लिए बेटा रेगुलर क्या करो, रेगुलर क्लीनिंग करवाओ, रेगुलर क्लीनिंग। सेकंड प्रोहिबिट ईटिंग ड्रिंकिंग, प्रोहिबिट ईटिंग ड्रिंकिंग एट वर्क प्लेस। ठीक है। और लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था बेटा पावर का मतलब है या पावर स्पाइक बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्पाइक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटा वोल्टेज रेगुलेटर्स। दूसरा कंट्रोल आप लोगों ने बेटा यूपीएस दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तीसरा बेटा जनरेटर। चौथा बेटा अगर बात करो देयर शुड बी अ पावर इमरजेंसी ऑफ स्विच होना चाहिए। दैट इज अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रही है तो हमारे पास एक स्विच होना चाहिए जिसको हम लोग डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी पावर अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, अपने आप बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला कंट्रोल जो पढ़ा था बेटा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में सबसे पहले फायर, दूसरा बेटा वाटर, तीसरा पॉल्यूशन, चौथा पावर स्पाइक। ठीक है। दिस इज दी सेकंड कैटेगरी के अंदर पहला एनवायरमेंटल कंट्रोल। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएएस रिसोर्सेज में पहला आप लोगों ने पढ़ा बेटा एनवायरमेंटल कंट्रोल। सेकंड अगर हम लोग बात करें बेटा सेकंड था फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अगर आपको बात करूं फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर दोस कंट्रोल दैट आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट टेंजिबल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लोग बात करें बेटा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला कंट्रोल था लॉक्स ऑन द डोर। तो पहला कंट्रोल था बेटा लॉक्स ऑन द डोर जिसमें बेटा तीन तरीके के लॉक थे। अगर हम लोग बात करें तीन तरीके के लॉक थे। पहला था अगर आपको याद हो बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक।
साइफर या कॉम्बिनेशनल लॉक को ओपन करने के लिए बेटा आपको प्रेस करने पड़ेंगे 4 न्यूमेरिक डिजिट्स एंड डोर विल अनलॉक फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम, यूजुअली 10 to 30 सेकेंड्स। दूसरा होता है बेटा बोल्टिंग डोर लॉक। बोल्टिंग डोर लॉक को ओपन करने के लिए आपको स्पेशल मेटल की चाहिए। और तीसरा था बेटा इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक को ओपन करने के लिए आपको मैग्नेटिक चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड चाहिए। तो लॉक्स ऑन दी डोर के अंदर बेटा 3 तरीके के लॉक, साइफर लॉक और कॉम्बिनेशनल लॉक, बोल्टिंग डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। साइफर और कॉम्बिनेशनल लॉक को ओपन करने के लिए यूजर को 4 न्यूमेरिक डिजिट्स का कॉम्बिनेशन प्रेस करना पड़ेगा। डोर विल अनलॉक फॉर अ प्री डिटरमाइंड यूजुअली 10 to 30 सेकेंड्स। बोल्टिंग डोर लॉक को ओपन करने के लिए स्पेशल मेटल की इज यूज्ड to gain entry when lock is bolting door lock. An electronic door lock के लिए special a plastic chip based magnetic card, a plastic chip based magnetic card is used. Yeah, a magnetic chip based plastic card is used when lock is electronic door lock. Second था बेटा locks on the door के बाद second था बेटा physical identification medium. Physical आइडेंटिफिकेशन मीडियम। बेटा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम के अंदर 3 थे। सबसे पहला था, अगर आपको याद हो, सबसे पहला था बेटा पिन। पिन दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन इज सिमिलर टू पासवर्ड एक्सेप्ट पिन इज न्यूमेरिक एंड पिन इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर। दूसरा था बेटा प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर। और तीसरा था बेटा identification badges for easily identification between employees and visitor. Their dress color should be changed. This is the second control under physical access control, that is physical identification medium. इसके बाद बेटा तीसरा था लॉगिन ऑन यूटिलिटी। यहां लॉगिन की स्पेलिंग पे फोकस कर लो। लॉगिन ऑन यूटिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग? लॉग का मतलब क्या है बेटा? लॉगिन ऑन यूटिलिटी, जिसके अंदर 2 कंट्रोल पढ़े थे बेटा। सबसे पहला पढ़ा था आप लोगों ने मैनुअल लॉगिन। सबसे पहला आपने पढ़ा था बेटा मैनुअल लॉगिन और दूसरा पढ़ा था बेटा इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। लॉग का मतलब क्या था? लॉग इज अ फाइल दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एक्टिविटीज ऑफ यूजर। अगर मैं बात करूं मैनुअल लॉगिन में, आपको दिया जाएगा एक रजिस्टर जिसमें आप एंट्री करोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन में आपकी एक्टिविटीज अपने आप क्या हो जाएंगी? रिकॉर्ड हो जाएंगी, क्योंकि आपको क्या मिलेगा? एक मैग्नेटिक चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड मिलेगा, जिसके थ्रू जैसी आप कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करोगे तो आपकी वो एक्टिविटी अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी। दैट इज नोन एज लॉगिन ऑन यूटिलिटी। फिर इसके बाद 4th कैटेगरी आपको याद हो बेटा, कुछ आपके मॉड्यूल ने दे दिए थे अदर्स। अदर्स के अंदर बेटा बहुत सारे कंट्रोल्स थे, जिसमें सबसे पहला पड़ा था बेटा पेरीमीटर फेंसिंग। पेरीमीटर फेंसिंग का मतलब क्या था? पेरीमीटर फेंसिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन दी बाउंड्री। पेरीमीटर फेंसिंग के बाद आपने इसी के अंदर पढ़ा था बेटा सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड्स आर दी पर्सनल दैट एक्ट एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल। तीसरा आपने इंपॉर्टेंट था बेटा डेडमैन डोर्स। डेडमैन डोर्स कंटेन्स पेयर्स ऑफ डोर्स इन विच फर्स्ट डोर मस्ट क्लोज फॉर सेकेंड डोर टू ऑपरेट सो दैट ओनली वन पर्सन इज अलाउड इन होल्डिंग एरिया। नेक्स्ट इसके अंदर आपने पढ़ा था बेटा वीडियो कैमरास। वीडियो कैमरास आर प्लेस्ड इनसाइड द बाउंड्री एंड एक्ट एज अ डिटेक्टिव कंट्रोल। फिर इसी के अंदर आपने पढ़ा था बेटा कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस। A responsible employee should escort all visitors. विजिटर में भी फैमिली, फ्रेंड एक्सेट्रा। इसके बाद आपने एक इसके अंदर और पढ़ा था बेटा बॉन्डेड पर्सोनल। दैट इज हर एम्प्लॉय को कंपनी क्या करवाएगी? हर एम्प्लॉय से कंपनी बोलेगी एक बॉन्ड साइन करो, जिससे बेटा फ्यूचर के वो अपने फाइनेंशियल एक्सपोजर को क्या कर पाएगा? मिनिमाइज कर पाएगा। इसके अंदर ही आपने एक और पढ़ा था बेटा कंट्रोल्ड सिंगल एंट्री पॉइंट। दैट इज सिंगल एंट्री होनी चाहिए कंपनी के अंदर। मल्टीपल एंट्रीज शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज सिंगल एंट्री को कंट्रोल करना आसान है कंपेयर टू मल्टीपल एंट्रीज। इसी के अंदर बेटा आपने और भी पढ़ा था, यहां लिख रहा हूं बेटा कंट्रोल्ड आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय। कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, जो कंपनी के काम से एम्प्लॉय बाहर गया है उस पे कंट्रोल लगाना, दैट इज अदर्स।
और इसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल्स थे एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग बात करें सेकंड, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज में सेकंड था बेटा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला था बेटा लॉक्स ऑन द डोर, तीन तरीके के लॉक, साइफर और कॉम्बिनेशनल लॉक, बोल्टिंग डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। फिर आए थे बेटा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन में पिन, प्लास्टिक कार्ड, आइडेंटिफिकेशन बैजेस। तीसरा आए थे बेटा लॉगिन ऑन यूटिलिटी, लॉगिन ऑन यूटिलिटी के अंदर मैनुअल लॉगिन, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन। फिर आते हैं बेटा अदर्स, अदर्स में पेरीमीटर फेंसिंग, सिक्योरिटी गार्ड, डेडमैन डोर्स, वीडियो कैमरा, कंट्रोल विजिटर एक्सेस, बॉन्डेड पर्सनल, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, कंट्रोल आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेट्रा। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज में बेटा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद बेटा इसी के बाद थर्ड था बेटा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज में, इसी के बाद बेटा थर्ड था अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ हाईएस्ट रिसोर्सेज के अंदर बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मेनली काम होता है बेटा टू प्रोटेक्ट करना इंटेंजिबल रिसोर्सेज, दैट इज डेटा को प्रोटेक्ट करना। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में बेटा हमने कंट्रोल से पहले तीन चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में आपने सबसे पहला पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो बेटा, कुछ आपने पढ़े थे एसिंक्रोनस अटैक्स। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ा था बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स। एसिंक्रोनस अटैक्स के अंदर आप लोगों ने बेटा सबसे पहला पढ़ा होगा वायर टैपिंग। वायर टैपिंग, वायर टैपिंग के बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा बेटा इसी के अंदर डेटा लीकेज। डेटा लीकेज के बाद इसी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सबवर्सिव अटैक, सबवर्सिव अटैक। और लास्ट आपने इसी के अंदर पढ़ा होगा बेटा पिगी बैकिंग। ठीक है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में कंट्रोल से पहले आप लोगों ने बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स पढ़े थे। सेकंड आप लोगों ने बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स के अलावा एक चीज और पढ़ी होगी बेटा टेक्निकल एक्सपोजर्स। टेक्निकल एक्सपोजर्स के अंदर आप लोगों ने बेटा बहुत सारे एक्सपोजर्स पढ़े होंगे, याद करो आप लोगों ने बेटा बहुत सारे एक्सपोजर्स पढ़े होंगे। सबसे पहला आप लोगों ने इसके अंदर पढ़ा होगा बेटा डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग, डेटा डिडलिंग। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा इसी के अंदर वॉर्म। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा बॉम्ब। चौथा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा सलामी टेक्निक। पांचवा पढ़ा होगा बेटा इसके अंदर राउंडिंग डाउन, राउंडिंग डाउन। नेक्स्ट इसी के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा एक ट्रैप डोर। नेक्स्ट इसी के अंदर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा स्पूफिंग। दैट इज आप लोगों ने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से पहले एसिंक्रोनस अटैक पढ़े होंगे, टेक्निकल एक्सपोजर्स पढ़े होंगे, और इसी के अलावा बेटा आपने एक चीज, तीसरी चीज और पढ़ी होगी इसके अंदर लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स। लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स, लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा क्रैकर। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा हैकर। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा आईएस पर्सोनल। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा एंड यूजर। और इसके अलावा बेटा आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा कॉम्पिटिटर। इसके बाद आपने लास्ट में पढ़े होंगे बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में बेटा 5 कैटेगरी के कंट्रोल पढ़े होंगे आप लोगों ने। सबसे पहला पढ़ा होगा बेटा यूजर एक्सेस, यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। दूसरा पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा आपने पढ़ा होगा बेटा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। चौथा पढ़ा होगा बेटा आपने ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। और पांचवा पढ़ा होगा बेटा आपने एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल। तो अगर हम लोग बात करें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल इज मोस्ट वाइडर टॉपिक है कंपेयर टू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल और एनवायरमेंटल कंट्रोल, बिकॉज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में कंट्रोल से पहले आप लोगों को बेटा 3 चीजें पढ़नी है। वन इज एसिंक्रोनस अटैक, वन इज टेक्निकल एक्सपोजर, वन इज लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स। फिर आएंगे बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे। हाँ जी बेटा, अगर हम लोग बात करें जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स है, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स। अगर मैं बात करूं बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स,
लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर हमें कंट्रोल से पहले बेटा 3 चीजें पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहला पढ़ना है बेटा एसिंक्रोनस अटैक्स। याद रखिएगा बेटा, एसिंक्रोनस अटैक वो अटैक होते हैं जो टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे आएंगे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चैनल? एसिंक्रोनस अटैक आते हैं बेटा टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे। टेलीकम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है बेटा नेटवर्क पे जो अटैक आते हैं, उन अटैक को हम लोग बोलते हैं बेटा एसिंक्रोनस अटैक, जिसके अंदर बेटा सबसे पहला आता है दैट इज वायर टैपिंग। वायर टैपिंग का सिंपल सा मतलब है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बेटा ए, ये ए पर्सन नेटवर्क के थ्रू बी को कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भेज रहा है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन दैट इज सी पर्सन ने बेटा नेटवर्क को हैक किया और इस ए ने जो बी को डेटा भेजा था, जस्ट उस डेटा को बेटा क्या करा, रीड किया या जस्ट बेटा उस डेटा को सिर्फ देख रहा है बैठ के। इसका मतलब बेटा जस्ट स्पाइंग मतलब जासूसी कर रहा है, इसको बोलते हैं वायर टैपिंग। वायर टैपिंग का मतलब है बेटा, अगर मैं कोई नेटवर्क के थ्रू डेटा किसी बी को पर्सन को भेज रहा हूं, ठीक है, सी पर्सन ने नेटवर्क को हैक किया और जस्ट डेटा को देख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा वायर टैपिंग। वायर टैपिंग इन्वॉल्व्स स्पाइंग ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर टेलीकम्युनिकेशन चैनल, ठीक है बेटा। वायर टैपिंग के बाद दूसरा आता है जिसको बोलते हैं बेटा डेटा लीकेज। डेटा लीकेज का मतलब होता है बेटा, अगर ए पर्सन नेटवर्क के थ्रू बी को कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा भेज रहा है, नेटवर्क को किसी सी पर्सन ने हैक किया और उस सी पर्सन ने उस डेटा को क्या कर लिया बेटा, कॉपी कर लिया, इसको बोलेंगे बेटा डेटा लीकेज। वायर टैपिंग में कॉपी नहीं कर रहा, वायर टैपिंग में सिर्फ डेटा को देख रहा है या डेटा को सुन रहा है, दैट इज स्पाइंग ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर टेलीकम्युनिकेशन चैनल। डेटा लीकेज में बेटा क्या हो रहा है, डेटा लीकेज में कॉपिंग ऑफ डेटा, दैट इज कॉपी करना डेटा को, डेटा लीकेज कहलाता है। इसके बाद बेटा तीसरा आता है एसिंक्रोनस अटैक में, जिसको बोलते हैं बेटा सबवर्सिव अटैक। सबवर्सिव अटैक के अंदर बेटा क्या करा जा रहा है, सबवर्सिव अटैक के अंदर बेटा अगर ए पर्सन नेटवर्क के थ्रू बी को कोई डेटा भेज रहा है, ए पर्सन नेटवर्क के थ्रू बी को कोई डेटा भेज रहा है, सी पर्सन ने नेटवर्क को क्या करा बेटा, हैक किया और उसने क्या करा, ए ने जो डेटा बी को भेजना था, सी ने उस डेटा को क्या किया, रोका। रोकने के बाद डेटा को मॉडिफाई करके बी को सेंड कर दिया, इसको बोलते हैं सबवर्सिव अटैक। इसका मतलब बेटा सबवर्सिव अटैक में डेटा की क्या डिस्ट्रॉय हो रही है बेटा, इंटीग्रिटी कैसे डिस्ट्रॉय हो रही है, जो डेटा ए पर्सन बी को भेज रहा था, सी पर्सन ने उस डेटा को रोका, डेटा को मॉडिफाई करके बी को भेज दिया। इसका मतलब डेटा की इंटीग्रिटी मतलब एक्यूरेसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है सबवर्सिव अटैक में। और लास्ट आता है जिसको बोलते हैं बेटा पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है, पिगी बैकिंग इज अ प्रोसेस या पिगी बैकिंग इज एन एक्ट व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन follows authorized through secured channel या secured door। तो these are the 4 types of attacks जिनको बोलते हैं asynchronous attack। जासूसी करना, दैट इज डेटा को सिर्फ देखना, वायर टैपिंग। डेटा को कॉपी करना, डेटा लीकेज। डेटा की इंटीग्रिटी को डिस्ट्रॉय करना, सबवर्सिव अटैक। और अनऑथराइज्ड पर्सन ऑथराइज्ड को फॉलो करते हुए जा रहा है, दैट इज व्हेन एन अनऑथराइज्ड पर्सन फॉलोज ऑथराइज्ड थ्रू सिक्योर्ड चैनल इज नोन एज पिगी बैकिंग। तो अगर हम लोग बात करें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में, सबसे पहला था बेटा एसिंक्रोनस अटैक। याद रखना एसिंक्रोनस अटैक कहां पे होते हैं, एसिंक्रोनस अटैक होते हैं टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स पे। फिर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में एसिंक्रोनस अटैक्स के बाद बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में सेकंड है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा टेक्निकल एक्सपोजर्स। सेकंड वन इज टेक्निकल एक्सपोजर्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एक्सपोजर्स? टेक्निकल एक्सपोजर्स में बेटा क्या होगा, टेक्निकल एक्सपोजर्स में डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन होगा, दैट इज डेटा को मॉडिफाई किया जाएगा, या बेटा सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होगा, या बेटा डेटा को करप्ट किया जाएगा। टेक्निकल एक्सपोजर का मतलब है मॉडिफिकेशंस या करप्शन इन द डेटा इज नोन एज टेक्निकल एक्सपोजर।
टेक्निकल एक्सपोजर में बेटा सबसे पहला टेक्निकल एक्सपोजर है जिसको बोलते हैं डेटा डिडलिंग। सर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं या बेटा एक एक नंबर की डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा डिडलिंग का मतलब है बेटा चेंज और मॉडिफिकेशन इन द डेटा बिफोर इट इज एंटरिंग और एज इट इज एंटर्ड इनटू कंप्यूटर सिस्टम, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट नो कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन प्रिवेंट डेटा डिडलिंग। सेकंड था बेटा, सेकंड बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब है, बॉम्ब एक तरीके का बेटा क्या होता है, वायरस होता है, लेकिन बॉम्ब की डेफिनेशन, बॉम्ब इज अ बैड पीस ऑफ कोड या मैलिशियस पीस ऑफ कोड प्लांटेड बाय सप्लायर। सप्लायर मतलब जिसने बनाया है, जिसने बनाया, प्रोग्रामर ही बनाएगा, जिसको यहां क्या बोल रहे हैं, सप्लायर। बॉम्ब इज अ बैड और मैलिशियस पीस ऑफ कोड प्लांटेड बाय सप्लायर। दो तरीके के बॉम्ब होते हैं, अगर आपको याद हो, वन इज टाइम बॉम्ब जो एक्सप्लोड होगा टाइम के अकॉर्डिंग, वन इज लॉजिक बॉम्ब जो एक्सप्लोड होगा बेटा इवेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा आप लोगों ने पढ़ा था बेटा वॉर्म। वॉर्म, वॉर्म कभी भी डेटा को डैमेज नहीं करता। वॉर्म अपनी मल्टीपल क्या बनाता है बेटा, कॉपीज बनाता है, किसके अंदर बेटा, आइडल मेमोरी में, सो दैट मेमोरी इज एग्जॉस्टेड। ठीक, नेक्स्ट आते थे जिसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग डाउन। राउंडिंग डाउन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा स्लाइसिंग स्मॉल अमाउंट फ्रॉम डिनोमिनेशन एंड ट्रांसफर दैट स्मॉल अमाउंट इनटू ऑथराइज्ड अकाउंट, दैट इज राउंडिंग डाउन। इसके बाद एक और पढ़ी थी बेटा सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक के अंदर और राउंडिंग डाउन में एक ही डिफरेंस है, राउंडिंग डाउन मैनुअली होता था और सलामी कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो सलामी टेक्निक में स्लाइसिंग स्मॉल अमाउंट फ्रॉम डिनोमिनेशन थ्रू कंप्यूटराइज्ड ट्रांजैक्शन। फिर इसके बाद बेटा एक हम लोगों ने और पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री इज सिंपली अ टाइप ऑफ अ वायरस, और इस वायरस का नाम है बेटा ट्रोजन, जिसको सबसे पहले डिटेक्ट किया था बेटा कौन सी कंपनी ने, आईबीएम कंपनी ने। क्या होता है बेटा क्रिसमस ट्री में, जैसे ही मैं अपने कंप्यूटर पे वर्ड टाइप करूंगा क्रिसमस, मेरे कंप्यूटर पे क्या होगा, क्रिसमस ट्री बनेगा। इसके साथ साथ मेरे कंप्यूटर से जितने कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उन सब पे भी सिमिलर आउटपुट आएगा, जिसकी वजह से बेटा एम्प्लॉइज का हाफ फिनिश वर्क सेव नहीं हो पाएगा। हाफ फिनिश वर्क क्या नहीं होगा बेटा, सेव नहीं हो पाएगा। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक और पढ़ा था जिसका नाम था बेटा स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब है बेटा क्या, आईपी एड्रेस को फॉर्ज करना। इसका मतलब है फॉर्जिंग समवन्स आईपी एड्रेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्जिंग? फॉर्जिंग का सिंपल सा मतलब होता है सर, मैं अपने सिस्टम के आईपी एड्रेस को किसी दूसरे के सिस्टम से रिप्लेस कर रहा हूं, किसी दूसरे के सिस्टम के आईपी एड्रेस से रिप्लेस करना, दैट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग के बाद एक और था बेटा ट्रैपडोर। ट्रैपडोर का मतलब है बेटा सॉफ्टवेयर में बैकडोर से क्या करना बेटा, एंट्री करना, दैट इज एंट्री करना सॉफ्टवेयर में, कहां से बेटा, बैकडोर से। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रैपडोर। तो दीज आर सम टेक्निकल एक्सपोजर्स। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में सबसे पहला आपने पढ़ा बेटा एसिंक्रोनस अटैक, जो टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे आते हैं। फिर आपने पढ़ा बेटा टेक्निकल एक्सपोजर, जिन एक्सपोजर्स के थ्रू डेटा को मॉडिफाई किया जाएगा या डेटा को करप्ट किया जाएगा, या बेटा कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को करप्ट किया जाएगा। ठीक है बेटा, जिसमें आप लोगों ने बेटा 8 तरीके के टेक्निकल एक्सपोजर पढ़े। अब इसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में बेटा इसी के बाद आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और था, दैट इज लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर्स। लॉजिकल एक्सेस वॉयलेटर का मतलब है ये कौन से पर्सन हैं, ये कौन से पर्सन्स हैं जो एसिंक्रोनस अटैक या टेक्निकल एक्सपोजर परफॉर्म करेंगे। कंट्रोल्स को बोलते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का मेन काम होता है बेटा, आपके इनटेंजिबल रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना, दैट इज डेटा को प्रोटेक्ट करना। जिसमें सर सबसे पहला कंट्रोल है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला, याद हो आपको बेटा, सबसे पहला है यूजर रजिस्ट्रेशन। दूसरा बेटा प्रिविलेज
प्रिविलेज मैनेजमेंट, तीसरा बेटा पासवर्ड, पासवर्ड, तीसरा बेटा पासवर्ड, एंड लास्ट वन इज रिव्यू ऑफ प्रिविलेज। दैट इज सबसे पहला कंट्रोल था यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला है बेटा यूजर रजिस्ट्रेशन। यूजर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराते ही उसको प्रिविलेज मिलेगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद ही डेटा एक्सेस कर पाएगा, और टाइम टू टाइम जैसे ही यूजर का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज जैसे यूजर का रोल चेंज होगा उसका प्रिविलेज भी चेंज होगा, दैट इज रिव्यू ऑफ प्रिविलेज। इसके बाद बेटा दूसरा आपने पढ़ा था इसी के अंदर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बेटा दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूजर की। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको याद हो बेटा पासवर्ड, पासवर्ड यूज। पासवर्ड यूज का मतलब अपने पासवर्ड को कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी के साथ शेयर मत करो। और दूसरा बेटा अनअटेंडेड, अनअटेंडेड इक्विपमेंट। इसका मतलब बेटा जो भी इक्विपमेंट यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है उसको कभी भी लेफ्ट अनप्रोटेक्टेड छोड़ के ना जाए यूजर। दैट इज डू नॉट लेफ्ट एनी इक्विपमेंट अंडर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अनप्रोटेक्टेड। तो पहला यूजर एक्सेस मैनेजमेंट जिसमें चार, जिसमें यूजर रजिस्ट्रेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, पासवर्ड एंड रिव्यू ऑफ प्रिविलेज। दूसरा बेटा यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें दो, पासवर्ड यूज, अनअटेंडेड इक्विपमेंट। अगर हम लोग बात करें तीसरा बेटा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, तीसरा बेटा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर बेटा पहला याद हो फायरवॉल। फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ओनली ऑथराइज्ड पर्सन इज अलाउड टू एक्सेस, अनऑथराइज्ड इज डिनाई। दूसरा बेटा फायरवॉल के बाद एनक्रिप्शन। Encryption is the process of converting plain text into cipher text that is meaningless to unauthorized person. तीसरा बेटा अगर याद हो callback device। callback device का मतलब है when client request the server accept user ID and password and disconnect the connection. आफ्टर दैट यूजर आईडी और पासवर्ड इज मैच। अगर यूजर आईडी और पासवर्ड मैच हो गया तो कॉल बैक डिवाइस वापस कनेक्शन क्या कराएगी, रीस्टैब्लिश। इसके बाद फोर्थ पढ़ा था बेटा पॉलिसी ऑन नेटवर्क यूज। पॉलिसी ऑन नेटवर्क यूज। हर ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के नेटवर्क होंगे ही होंगे, वन इज इंटरनेट, वन इज इंट्रानेट। कॉन्फिडेंशियल डेटा या विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डेटा इंट्रानेट के थ्रू जाएगा, आउटसाइड दी डेटा, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट आपने पढ़ा था बेटा सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क। सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क, सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क का मतलब ही था बेटा कि इंटरनल डेटा कम्युनिकेशन होगा इंट्रानेट के थ्रू, एक्सटर्नल डेटा कम्युनिकेशन होगा बेटा इंटरनेट के थ्रू। तो दीज आर सम कंट्रोल, दैट इज नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो अगर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की बात करूं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर आपने पहला देखा यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में आपने सबसे पहला देखा यूजर रजिस्ट्रेशन, दूसरा आपने देखा बेटा पासवर्ड, तीसरा आपने देखा बेटा प्रिविलेज, चौथा आपने देखा रिव्यू ऑफ प्रिविलेज। इसके बाद आप आया यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने देखा दो, वन इज पासवर्ड यूज, वन इज अनअटेंडेड इक्विपमेंट। फिर आए बेटा आप नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल पे। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में पहला आपने देखा बेटा एनक्रिप्शन, दूसरा आपने देखा बेटा फायरवॉल, तीसरा आपने देखा फायरवॉल के बाद थर्ड आपने देखा कॉल बैक डिवाइस, चौथा देखा बेटा पॉलिसी ऑन नेटवर्क यूज एंड पांचवा बेटा सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स। इसके बाद फोर्थ कंट्रोल की बात करते हैं। फोर्थ कंट्रोल इज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के अंदर बेटा पहला टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर। टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर का मतलब है आपको सबसे पहले यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। दूसरा बेटा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लिस्ट से मैच होगा। तीसरा बेटा एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन मतलब जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपका रोल है, आप उतना ही डेटा एक्सेस कर पाओगे। चौथा बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन,
इसका मतलब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड फुल प्रूफ मैनर में चेक होगा। इसके बाद बेटा पांचवा पासवर्ड, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एनफोर्स करेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम का मतलब है आप सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, इसका मतलब है बेटा टाइम स्लॉट डिफाइन होगा, उसी टाइम स्लॉट में आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे, बियॉन्ड दैट टाइम स्लॉट डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके बाद बेटा टर्मिनल टाइम आउट, टर्मिनल टाइम आउट का मतलब है बेटा अगर आपने सिस्टम को आइडल छोड़ दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, लॉग आउट कर देगा। एंड लास्ट वन इज ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर, ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर का मतलब है कोई भी आपने सेफगार्ड यूजर, अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करते हो जिसमें हार्मफुल कंटेंट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलार्म देगा, अलार्म मतलब आपको अलर्ट देगा कि इस वेबसाइट के अंदर हार्मफुल कंटेंट है। तो दीज आर सम कंट्रोल अंडर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल के बाद लास्ट था बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल, एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल्स। एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर बेटा पहला था इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन सिर्फ उसी को मिलेगी जो ऑथराइज है। दूसरा बेटा था सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, जो भी सेंसिटिव सिस्टम होगा उसको आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। तीसरा था बेटा इवेंट लॉगिन, जितने भी इवेंट होंगे एप्लीकेशन उनको एक लॉग फाइल में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। फोर्थ रिव्यू ऑफ प्रिविलेज, इसके बाद उस लॉग फाइल को रिव्यू किया जाएगा। एंड लास्ट वन इज इंपॉर्टेंट था बेटा क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है बेटा डिफरेंट कंट्रीज में अगर एप्लीकेशन चल रही है, अगर मैंने इंडिया के 10 बजे के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मांगी तो उस टाइम पे दूसरी कंट्री में जो टाइम हो रहा होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग मेरे पास एप्लीकेशन क्या लाएगा, रिपोर्ट लाएगा। दैट इज नोन एज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो these are some controls according to nature of IS resources। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ IS रिसोर्सेज में पहला पढ़ा एनवायरमेंटल, दूसरा आपने पढ़ा बेटा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, तीसरा आपने पढ़ा बेटा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में आपने सबसे पहला पढ़ा बेटा एसिंक्रोनस अटैक। एसिंक्रोनस अटैक टेलीकम्युनिकेशन चैनल पे आते हैं और एसिंक्रोनस अटैक के अंदर 4 पढ़े। सबसे पहला वायर टैपिंग, दूसरा बेटा डेटा लीकेज, तीसरा सबवर्सिव अटैक एंड लास्ट वन इज पिगी बैकिंग। दूसरा आपने पढ़ा बेटा टेक्निकल एक्सपोजर। टेक्निकल एक्सपोजर के अंदर डेटा को करप्ट किया जाएगा या मॉडिफाई किया जाएगा, जिसमें बेटा आपने 8 पढ़े, डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, वॉर्म, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, स्पूफिंग, ट्रैपडोर एज वेल एज क्रिसमस ट्री। फिर आया आप लॉजिकल एक्सेस वॉलेटर। वॉलेटर में आपने 5 देखे पर्सन, हैकर, क्रैकर, IS पर्सनल, एंड यूजर, वन इज एम्प्लॉय। फिर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स पे आते हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में पहला यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट में सबसे पहला यूजर रजिस्ट्रेशन, दूसरा बेटा प्रिविलेज मैनेजमेंट, तीसरा बेटा रिव्यू ऑफ प्रिविलेज एंड लास्ट वन इज पासवर्ड। फिर हम लोग सेकंड यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पासवर्ड यूज एंड सेकंड वन इज अनअटेंडेड इक्विपमेंट। फिर हम लोग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा बेटा फायरवॉल, दूसरा देखा एनक्रिप्शन, तीसरा देखा कॉल बैक डिवाइस, फोर्थ वन इज सेग्रीगेशन ऑफ नेटवर्क्स, फिफ्थ वन इज पॉलिसी ऑन नेटवर्क यूज। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, जिसमें पहला देखा टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस टोकन, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड मैनेजमेंट, लिमिटेशन ऑफ कनेक्शन टाइम, टर्मिनल टाइम आउट, ड्यूरेस अलार्म टू सेफगार्ड यूजर। फिर आए हम लोग एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल में, जिसमें पहला इंफॉर्मेशन एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, सेंसिटिव सिस्टम आइसोलेशन, इवेंट लॉगिन, रिव्यू ऑफ इवेंट एंड लास्ट वन इज क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो दीज आर सम कंट्रोल्स अंडर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। बेटा एक बात याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है बेटा। दैट इज लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।